स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल जीएस प्लैनेट पर। आज हम लोग 16 जुलाई 2021 के महत्वपूर्ण खबरों और उन पर आधारित संभावित प्रश्नों को हल करेंगे जो कि एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट है। देखते हैं पहला प्रश्न। आज से थोड़ा सा एक अपडेशन होगा कि मैं क्वेश्चन अब बाइलिंगुअल कर दूंगा। बाइलिंगुअल मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों, क्योंकि बहुत सारे इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, थोड़ा सा समस्या हो जाती है। ठीक है, आंसर सेम रहेगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन इसी कड़ी में देखते हैं कि देश का पहला नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ बन रहा है। इंडियाज़ फर्स्ट नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर इज़ बीइंग डेवलप्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़। क्वेश्चन बन सकता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहाँ बन रहा है? पटना, कोलकाता, प्रयागराज या वाराणसी। सही आंसर इसका क्या है? पटना। पटना में बनाया जा रहा है। डॉल्फिन आप लोग समझते हैं? नहीं समझते, कोई बात नहीं, डॉल्फिन समझ लेते हैं। ठीक है, देख लेते हैं डॉल्फिन। ये आपको दिख रहा है भारत में। देखिए, डॉल्फिन दो प्रकार की होती हैं, एक होती है सी डॉल्फिन और एक होती है रिवर डॉल्फिन। तो भारत में जो रिवर डॉल्फिन पाया जाता है वो सिर्फ एकमात्र जगह कहाँ पाया जाता है? गंगा में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? गंगा में। और आपको ये पता होना चाहिए जो गंगा डॉल्फिन है इसके बारे में भी एक पता होना चाहिए। भारत का नेशनल एक्वाटिक एनिमल है। आपसे पूछा जाएगा भारत का नेशनल एक्वाटिक एनिमल क्या है, तो वो है गंगा डॉल्फिन। ठीक है, गंगा डॉल्फिन भारत का नेशनल एक्वाटिक एनिमल है। ये एक्वाटिक का हिंदी में मतलब होता है राष्ट्रीय जलीय जीव है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? गंगा डॉल्फिन। डॉल्फिन क्या होती है? देखिए, ज़्यादातर लोग इसे मछली समझते हैं, बट इट इज़ नॉट अ फिश। अगर हम टैक्सोनॉमिकली की देखें, टैक्सोनॉमिकली मतलब जैविक वर्गीकी के आधार पर अगर हम देखें तो ये फ़िश नहीं है। ठीक है, फ़िश जो होती हैं वो आपको पता होना चाहिए वो अंडा देती है, वो अंडज होती हैं। ठीक है, ठीक। जबकि डॉल्फिन क्या है? एक तरह का ये क्या कहते हैं, मैमल है। मैमल का मतलब क्या होता है? हिंदी में बोलते हैं मैमल को जो है स्तनधारी है। तो ये एक प्रकार का स्तनधारी। ठीक है, तो डॉल्फिन मछली नहीं है, स्तनधारी है। ठीक है, क्लियर है? तो भारत का ये है। तो दूसरी बात इम्पॉर्टेंट है, जो एक और चीज़ पूछी जा सकती है कि भैया ये एशिया फर्स्ट नेशनल डॉल्फिन भी है। ध्यान दीजिए, एशिया फर्स्ट नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर भी है। भारत का ही नहीं, एशिया का पहला रिसर्च सेंटर खोला जा रहा है डॉल्फिन। कहाँ पे? पटना में। ठीक है, दूसरी बात आपको पता होना चाहिए कि भारत में जो डॉल्फिन पाया जाता है वो कहाँ पाया जाता है? गंगा में पाया जाता है। ये गंगा का आपको मैप दिख रहा है। ठीक है, ये गंगा का मैप दिख रहा है। गंगा कहाँ से निकलती है? यहाँ देखिए, पूरा का पूरा इसका कोर्स है गंगा का, यहाँ से निकलती है। ये जो है गंगोत्री से निकलती है उत्तराखंड। ठीक है, यहाँ से होते हुए बहुत सारे शहरों, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना होते हुए कोलकाता। यहाँ हुगली में कोलकाता है, एक ब्रांच इसकी यहाँ कट जाती है। ये वाली जो है जो कोलकाता की तरफ जा रही है वो हुगली जो है इस नदी है। बाकी ये बांग्लादेश की ओर चली जाती है। जब बांग्लादेश में गंगा पहुँच जाती है उसे पद्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पद्मा। गंगा की बात कर ले तो गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। क्या है? सबसे लंबी नदी, लॉन्गेस्ट रिवर है। ठीक, उसकी लंबाई आपसे पूछी जा सकती है। तो 2525 किलोमीटर है गंगा की लंबाई। ठीक है, तो ये गंगा के बारे में बात हुई। तो गंगा क्यों इतनी चर्चा कर रहे हैं? क्योंकि जो हमारी डॉल्फिन है कहाँ पाई जाती है? गंगा में पाई जाती है। और ये इलाहाबाद से लेकर जो कोलकाता का बीच है, कोलकाता के बीच जो गंगा है, इसको हम लोग डॉल्फिन रिजर्व के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? डॉल्फिन रिजर्व। ये एरिया जो है डॉल्फिन यहाँ पर पाए जाने की सबसे ज़्यादा संभावना रहती है, इसलिए इसको डॉल्फिन रिजर्व घोषित किया गया है। प्रयागराज से कोलकाता के बीच जो भी गंगा है। ठीक है, तो ये था डॉल्फिन। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कुछ पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व युवा कौशल दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड यूथ स्किल डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज? 14 जुलाई, 15 जुलाई, 16 जुलाई, 17 जुलाई। तो इसका सही आंसर क्या है? 15 जुलाई। ऑन एवरी 15 जुलाई वी ऑब्जर्व वर्ल्ड यूथ स्किल डे। स्किल का मतलब समझते हैं? स्किल का मतलब क्या होता है, या हिंदी में इसे कौशल बोलते हैं। क्या होता है? देखिए, जब आपके पास किसी अतिरिक्त तरह का शारीरिक या मानसिक योग्यता होती है तो उसे क्या कहा जाता है? कौशल कहा जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है वो हथौड़ा अच्छा चला लेता है, तो वो एक हथौड़ा चलाने में वो कुशल है, कौशल है। एक्स्ट्रा आपके पास जो है एलिजिबिलिटी हो या आपके पास कोई बेहतर जो है, समझ रहे हैं ना, कि योग्यता होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कौशल बोलते हैं। तो भारत में नहीं, पूरे विश्व में कौशल को प्रमोट करने के लिए ये मनाया जाता है कि क्योंकि लोगों जो लेबर हैं
हमारे देश की नहीं पूरे विश्व में जो लेबर की जो प्रोडक्टिविटी कम रहती है उसका कारण क्या होता है, क्योंकि ज़्यादातर जो लेबर है वो स्किल्ड नहीं, ठीक है। तो जब स्किल्ड कर देते हैं तो उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ने के कारण उनकी वेज यानी सैलरी भी बढ़ती है, सैलरी से उनकी आय बढ़ती है, जिससे गरीबी दूर होती है। तो इस तरह की चीज़ें ऑब्जर्व की जाती है। अब प्रश्न ये उठता है किसके द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है। वर्ल्ड यूथ स्किल डे जो है ये ऑब्जर्व किया जाता है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2014 में प्रस्ताव पारित करके इसे मनाने के लिए अनुरोध पत्र दाखिल किया था, ठीक है। तब से प्रत्येक 15 जुलाई को वर्ल्ड यूथ स्किल डे मनाया जाता है। देखिए थीम हम कभी ज़िंदगी में नहीं पूछा जाएगा, ओके इतने डेज होते हैं, कितने थीम याद कर पाओगे। तो मैं वैसे भी मैं ज़्यादा डेज कवर नहीं करता हूँ, वही डेज कवर करता हूँ जो मुझे लगता है एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये होपफुली आपको समझ में आया होगा, ठीक है। हिंदी में भी है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन आज का, कि हाल ही में किसे राज्यसभा का सदन नेता बनाया गया है। हु ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन नेम्ड एज लीडर ऑफ द हाउस इन राज्यसभा। रविशंकर प्रसाद, पीयूष गोयल, प्रकाश जावड़ेकर जी या रंजन गोगोई। तो सही आंसर इसका क्या है, पीयूष गोयल। पीयूष गोयल जी को राज्यसभा का सदन नेता घोषित किया गया है। सदन नेता का मतलब क्या होता है ये समझिए, जैसे कि इस समय जो लोकसभा में सदन नेता कौन है, लोकसभा में जो सदन नेता होता है वो पीएम है। कौन है इस समय, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। सदन नेता का मतलब जो है उस सदन का ये सर्वोच्च नेता है, ठीक है। और इसी तरह से राज्यसभा के लिए जो है सरकार की तरफ से जो व्यक्ति होंगे जिनके जो सरकार का नेतृत्व करेंगे राज्यसभा में, वो कौन होंगे, पीयूष गोयल। समझ में आ गया। दूसरी बात, ये रहा पीयूष गोयल जी, ठीक है। पीयूष गोयल को ही क्यों, क्योंकि ये राज्यसभा मेंबर है। इससे पहले थावरचंद गहलोत हुआ करते थे राज्यसभा में सदन नेता, चूँकि अब वो जो है क्या हो गए हैं, उनकी संसद सदस्यता जो है उन्होंने त्यागपत्र दे दिया है, क्योंकि अब वो क्या हो गए हैं, कर्नाटक के गवर्नर घोषित हो गए हैं। तो इसकी वजह से सदन नेता का जो पद था राज्यसभा में वो खाली था और पीयूष गोयल जी को बना दिया गया। पीयूष गोयल है क्या, कॉमर्स एंड टेक्सटाइल मिनिस्टर है, ठीक है। वाणिज्य एवं कपड़ा मंत्री हैं पीयूष गोयल जी, इनको जो है सदन नेता बनाया गया राज्यसभा में। थोड़ा सा राज्यसभा के बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। थोड़ा सा जान लेते हैं। भारत में जैसे कि आपको पता होना चाहिए, भारत में क्या है, लोकतंत्र है। इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, ठीक है। और भारत में जो लोकतंत्र है वो किस तरह का लोकतंत्र है, वो संसदीय लोकतंत्र है। किस तरह का लोकतंत्र है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का मतलब होता है एक ऐसी डेमोक्रेसी, अच्छा लोकतंत्र का मतलब समझ में आता है, लोकतंत्र का सीधा मतलब होता है जनता का शासन, ठीक है, रूल ऑफ पीपल, ठीक है, सीधे सीधे मतलब यही है। और भारत में जो जनता का शासन होगा उसका सर्वोच्च संस्था कौन होगी, संसद होगी। तो इसलिए भारत में संसदीय लोकतंत्र है, संसद सर्वोच्च है, ठीक है। तो संसद का काम क्या होता है, देखिए भारत में जो संसद के काम है मुख्यतः वो क्या काम है कि वो कानून का निर्माण करेगा। क्या करेगा, कानून का निर्माण, लॉ फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। लॉ फॉर्मेशन यानी लेजिस्लेचर, जिसे इंग्लिश में लेजिस्लेचर बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं विधायी, विधायी सदन है, ठीक है। संसद के 3 अंग हैं। कितने अंग हैं, 3 अंग हैं। पहला अंग है क्या, प्रेसिडेंट, एग्जाम में पूछे जाते हैं बच्चा इसलिए बता रहे हैं, प्रेसिडेंट। दूसरा है लोकसभा और तीसरा है राज्यसभा। ये जो है 3 अंग हैं। लेकिन आपसे सदन पूछा जाए, सदन 2 ही हैं, लोकसभा और राज्यसभा। अंग कितने हैं, राष्ट्रपति हैं, ठीक है। तो अंग 3 हैं, आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। तो संसद का उल्लेख कहाँ पर किया गया है, एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। तो आर्टिकल 79, आर्टिकल 79 में संसद का उल्लेख है, ठीक है। लोकसभा की बात करें तो लोकसभा का उल्लेख कहाँ पर है, लोकसभा जो निचला सदन है, निचला सदन होने की वजह से इसका उल्लेख कहाँ पर है, आर्टिकल जो है 81 में है। और राज्यसभा का उल्लेख कहाँ है, राज्यसभा का उल्लेख जो है वो आर्टिकल 80 में है, ठीक है। आर्टिकल 80 एग्जाम में पूछा जा सकता है। 79 संसद पार्लियामेंट, 81 लोकसभा और राज्यसभा का उल्लेख कहाँ है, 80 में है। लोकसभा क्या है बच्चा, ये निम्न सदन है, ठीक है, यानी कि लोअर हाउस है। और राज्यसभा क्या है, अपर हाउस, यानी कि ये उच्च सदन है, ठीक है। ये कभी भंग नहीं होती है। लोकसभा हर 5 वर्ष में भंग हो जाती है, 5 वर्ष इसका कार्यकाल होता है। और राज्यसभा का कार्यकाल निश्चित नहीं, हाँ लेकिन राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल क्या है, 6 वर्ष होता है। अभी इसमें अगर हम डिटेल में चले जाएंगे तो राज्यसभा को समझाने में मुझे आधे घंटे लग जाएंगे। बस मोटा मोटा आपको पता होना चाहिए राज्यसभा क्या है, उच्च सदन है, ठीक है। राज्यसभा में कुल कितने मेंबर हैं इस समय, अधिकतम 250 हो सकते हैं, लेकिन प्रेजेंट में कितने मेंबर हैं, 245, आपको पता होना चाहिए, ये जरूर पता होना चाहिए। सर्वाधिक राज्यसभा सीटें किसके पास है, उत्तर प्रदेश के पास है 31, ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। एक बार मैं फिर से लिख दे रहा हूँ राज्यसभा के बारे में क्या क्या आपको जानना जरूरी है। राज्यसभा सबसे पहले आर्टिकल आपको पता होना चाहिए, आर्टिकल कौन सा, 80, ठीक है।
टोटल मेंबर कितना होना चाहिए? टोटल मेंबर अगर हम टीएम लिख देते हैं तो टोटल कितने हो सकते हैं? 250, ये मैक्सिमम मेंबर है। प्रेजेंट मेंबर कितने हैं? प्रेजेंट मेंबर हैं 245, ठीक है। हाईएस्ट मेंबर अगर हम बात करें, हाईएस्ट मेंबर उत्तर प्रदेश कितने? 31, ठीक है। ये बात होती है। और इनका कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष, ठीक। इस तरह से आपको पता होना चाहिए, ठीक। तो काफ़ी कुछ जानकारी मिल गई, इतना नोट कर लीजिएगा। बाकी पॉलिटी का जो मेरा लेक्चर है वो आप देख लीजिए, उसमें है, ठीक। तो तीसरा क्वेश्चन हो गया। चौथा क्वेश्चन देखते हैं आज का। एनटीपीसी के द्वारा भारत में किस स्थान पर देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क स्थापित किया जाएगा? इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस द लार्जेस्ट सोलर पार्क ऑफ कंट्री इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड बाय एनटीपीसी? एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के द्वारा देश का सर्वोच्च सबसे बड़ा सोलर पार्क बनाया जा रहा है। कहाँ बनाया जा रहा है? तो इसका सही आंसर क्या है? कच्छ में ये बनाया जाएगा, और यह बनाया जा रहा है। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाए। सोलर पार्क का मतलब समझ रहे हैं? सोलर पैनल ऐसे सेटअप किए जाएंगे, सोलर पैनल के माध्यम से क्या किया जाएगा? बिजली बनाई जाएगी, ठीक है। सोलर पैनल की अगर हम बात करें तो यहाँ से जो बिजली बनाई जाती है वो पूरी तरह से ग्रीन एनर्जी होती है, क्लीन एनर्जी होती है। एनटीपीसी टू सेट टू कंस्ट्रक्ट इंडियाज़ लार्जेस्ट सोलर पावर पार्क इन कच्छ में, क्योंकि कच्छ क्या है? एक तरह का रेगिस्तान है। क्या है बच्चा? भारत का एक महत्वपूर्ण रेगिस्तान है, डेजर्ट है। तो वहाँ पे सूर्य की रोशनी अच्छी खासी आती है, सनलाइट अच्छी खासी मिल जाएगी, जिसकी वजह से उस एनर्जी का इस्तेमाल करके हम लोग क्या बना लेंगे? बिजली बना लेंगे। एनटीपीसी की बात करें, एनटीपीसी चेयरमैन उनमें नहीं पूछा जाएगा, आपको पता होना चाहिए। एनटीपीसी की स्थापना कब हुई थी? 1975 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ? नई दिल्ली। एनटीपीसी का काम क्या है? पावर, नेशनल थर्मल पावर। थर्मल पावर का मतलब ताप से विद्युत बनाना। ताप विद्युत, ताप का मतलब समझ में आ रहा? कुछ जलाकर जो बिजली बनाया जाएगा, ताप विद्युत, उसका काम कौन कौन बनाता है? एनटीपीसी बनाता है, ठीक है। हाँ, अगला एक और चीज़ जो है, गुजरात के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। गुजरात आपको ये ग्रीन कलर का दिख रहा है, इसकी राजधानी क्या है? गांधीनगर है। ज़्यादातर लोग अहमदाबाद समझते हैं, जबकि गांधीनगर है। इसके आसपास के राज्य देखें, उत्तर में राजस्थान के साथ सीमा बनाता है, ठीक है। ये पूर्व में मध्य प्रदेश के साथ और दक्षिण में महाराष्ट्र के साथ, तो 3 राज्यों से ये घिरा हुआ है, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1960 में हुई थी। महाराष्ट्र से बॉम्बे राज्य हुआ करता था। बॉम्बे से अलग करके जो गुजराती बोलने वाले लोग थे उनको गुजरात, और जो मराठी वाले बोलने वाले लोग थे वो महाराष्ट्र हो गया था। तो बॉम्बे रियासत, बॉम्बे जो राज्य था उसको 2 भागों में बांट दिया गया था 1960 में। तो गुजरात की स्थापना कब हुई थी? 1960 में। कैपिटल आपको पता ही है, गांधीनगर। चीफ मिनिस्टर कौन है? विजय रूपानी जी हैं, बीजेपी से हैं। और गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत जी हैं। नेशनल पार्क जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है यहाँ पर है, एक मिनट। गिर नेशनल पार्क, जो कि एशियन लायन के लिए यानी कि एशियाई शेर के लिए फेमस है। और रन ऑफ कच्छ, कच्छ का जो रेगिस्तान है वो भी एक नेशनल पार्क है, और वो बायोस्फीयर रिजर्व भी है। कच्छ का रेगिस्तान जो है ये यहाँ पर है, ये बहुत ज़्यादा डेजर्ट एरिया है, ठीक है। यहाँ पे सफ़ेद गधे भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये था उसका बैकग्राउंड। पांचों क्वेश्चन आज का देखते हैं। देश का पहला अनाज एटीएम किस स्थान पर स्थापित किया गया है? द फर्स्ट ग्रेन एटीएम हैज़ बीन सेट अप इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़? ग्रेन एटीएम का मतलब समझते हैं, फुल फॉर्म इसका क्या होता है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑटोमेटेड टेलर मशीन का, टेलर का मतलब होता है कैशियर, मशीन का मतलब ये मशीन है किस तरह का? कैशियर मशीन है, जिसमें क्या होगा? ऑटो, अपने आप स्वचालित आपको पैसा मिलेगा, स्वचालित पैसा मिल सकता है, जमा हो सकता है, तो दोनों चीज़ हो सकता है। तो उसे एटीएम बोलते हैं, मनी एटीएम। और ग्रेन एटीएम का मतलब होता है एक मशीन होगा जिसमें क्या होगा? अनाज आपको मिलेगा, ठीक है। आप पैसा डालोगे, अनाज मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह का ग्रेन एटीएम कहाँ पे स्थापित किया गया बच्चा? गुरुग्राम में किया गया। गुरुग्राम, जिसका पुराना नाम गुड़गांव है, हरियाणा में, ठीक है, ये स्थापित किया गया है। देख लेते हैं। इंडियाज़ फर्स्ट ग्रेन एटीएम सेटअप इन गुरुग्राम, ठीक है। कैसे काम करेगा? 70 किलोग्राम इन 7 मिनट, प्रत्येक मिनट में 10 किलोग्राम अनाज देगा। ये देख लीजिएगा आप यूट्यूब वगैरह में अगर आपको देखना है, बाकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए हरियाणा में स्थापित किया गया है, गुरुग्राम में स्थापित किया गया है, ठीक है, ठीक। और हरियाणा की बात कर ले थोड़ा सा, यहाँ पे मैप थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। ये पर्पल कलर का आपको हरियाणा दिख रहा है, हरियाणा, इसके ऊपर पंजाब, फिर जो है क्या कहते हैं हिमाचल प्रदेश, और इधर उत्तर प्रदेश, और इधर राजस्थान, इन राज्यों से घिरा हुआ है, ठीक है। और इसके बारे में अगर जानना है तो जान सकते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1966 में हुई थी। कैपिटल क्या है? चंडीगढ़ है। चीफ मिनिस्टर कौन है? मनोहर लाल खट्टर जी है। गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय है। और नेशनल पार्क वहाँ एकमात्र है, सुल्तानपुर, ठीक है। तो ये हरियाणा की बात हुई। आज का लास्ट छठा क्वेश्चन, विश्व में खाद्य सुरक्षा एवं पोषण की स्थिति पर रिपोर्ट कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था तैयार करती है? द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन वर्ल्ड रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड बाय यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम।
फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। किसके द्वारा ये किया जाता है? तो सही आंसर क्या है? नाम से ही लग रहा होगा, पोषण वोषण की बात कर रहा है, तो जाहिर सी बात है FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। फूड एंड एग्रीकल्चर के द्वारा ये रिपोर्ट तैयार किया जाता है। ये इस रिपोर्ट के माध्यम से देखो लिखा है, विश्व में खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति, पूरे विश्व में भूखमरी से मरने वाले लोग कितने, भूखमरी से प्रभावित कितने हुए, इस तरह के आंकड़े ये एकत्र करता है, ठीक है। तो ये रिपोर्ट कौन तैयार करता है? यूनाइटेड नेशन FAO के द्वारा तैयार किया जाता है। FAO मतलब फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसमें जैसे एक आंकड़ा दिया है, सिविल सर्विस के एग्ज़ाम में इंपॉर्टेंट है कि 2020 में दुनिया में 720 से लेकर 811 मिलियन लोगों को भूख का सामना करना पड़ा, ठीक है। जो कोविड-19 के संकट की वजह से ये ज़्यादा हो गया। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन देख लेते हैं। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ये यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर है रोम, इटली। इटली जो कि अभी हाल ही में यूरो कप जीता है जिसने, ठीक है, यूरो कप जीता है। इटली रोम में इसका क्या कहते हैं हेडक्वार्टर है, और उसका स्थापना कब हुआ था? अक्टूबर 1945 में। यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जिसका काम है पूरी दुनिया में भूखमरी से संबंधित समस्याओं पर रिपोर्ट करना और उसको कैसे दूर किया जाए इसको लेकर दिशा निर्देश या फ्रेमवर्क तैयार करना, ठीक है। तो आज मित्रों 6 क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट थे, समझ में आया होगा। आपको PDF पूरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा, आपको पूरा लिंक आप कॉपी कर लीजिएगा और आपको PDF मिल जाएगा, ठीक है। बाकी कोई समस्या हो तो आप ज़रूर बताइएगा। किसी भी तरह के डाउट के लिए आप मेरा व्हाट्सएप नंबर पे या टेलीग्राम नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए मित्रों इतना ही। थैंक यू ऑल।